नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याण रेलवे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सभी के लिए है जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में। अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो 24/9/2021 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था ऑफलाइन। 2 घंटा टाइम दिया गया था इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। टोटल 110 क्वेश्चन था इस एग्जाम में। कुछ इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन को स्किप करते हैं। जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं। टोटल 110 क्वेश्चन था, टाइम 2 घंटा मिला था। उसमें निगेटिव मार्किंग भी था। निगेटिव मार्किंग क्या था देख लीजिए, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। और एग्जाम में अगर हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन दोनों रहते हैं तो हिंदी अगर कुछ आपको गलत है लिखा हुआ प्रिंट में तो आप इंग्लिश को वर्सन फाइनल माना जाएगा। इंग्लिश को पढ़कर आप उत्तर दे सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। करंट के बारे में है। सबसे पहला क्वेश्चन करंट से ही है। करंट क्या है आपसे पूछा रहा है। करंट क्या है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर करंट को थोड़ा डिटेल से देखें तो हिंदी में अगर बोलेंगे विद्युत आवेशों का प्रवाह है इलेक्ट्रिक करंट। हमारा विद्युत आवेशों का प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो विच इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। करंट दो तरह के होते हैं, एक एसी करंट होते हैं, एक डीसी करंट होते हैं। करंट दो तरह के होते हैं, एसी को अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एसी करंट जो होता है समय के साथ दिशा बदलती है। एसी करंट समय के साथ दिशा बदलती है। और डीसी करंट हमारा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है वन हमारा 20 इंच डेजर्ट कूलर है जो 150 वाट का है। वर्क्स फॉर 8 आवर्स पर डे। इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एट द रेट 3 रुपया पर यूनिट बिल भी। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 रुपया यूनिट के हिसाब से, 1 यूनिट का हिसाब से आपको जुलाई मंथ का कितना इलेक्ट्रिक चार्ज यानी बिजली बिल आएगा। तो देखिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। आप लोग पढ़े होंगे, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। तो इस फॉर्मूला पर नहीं बनेगा। तो एनर्जी हमारा निकालने के लिए देखिए, पावर हमारा 150 वाट दिया हुआ है, तो 150 इंटू हमारा 8 हो जाएगा। तो टोटल हमारा जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1200 वाट आवर हमारा आ जाएगा एनर्जी। 1200 वाट आवर है। आपको डब्लू यूनिट निकालने के लिए kWh में कन्वर्ट करना होगा। तो टोटल अगर हम एनर्जी की बात की जाए, टोटल एनर्जी अगर हम निकालेंगे, टोटल एनर्जी को ई से ही लिख रहे हैं। तो देखिए 1200 इंटू जुलाई मंथ का पूछ रहा था, तो जुलाई हमारा क्या होता है 31 डेज होता है। और 1 यूनिट का दाम बोल रहा था 3 रुपया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से हम भागा दे देंगे। 1000 से भागा क्यों देंगे, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू होता है, ऊपर हम लिख दे रहे हैं 1 यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1000 किलोवाट आवर होता है। 1 यूनिट इक्वल टू 1000 किलोवाट आवर, इसलिए हम 1000 से इसे हम भागा दे रहे हैं। देखिए 00 से 00 कट गया। जब आप 12 31 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 31 3 में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 111 60 आ जाएगा, 111 60 आ जाएगा। जब 10 से भागा दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 111.6 आ जाएगा। सॉरी, जीरो नहीं आएगा, 111.6। तो 10 से भागा दीजिएगा तो 111.60 राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन जेई के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल के एग्जाम की तैयारी करें उसमें पूछा जाता है। तो इसे डिलीट करते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें फॉर्मूला एक ही यूज हुआ था, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज। क्या हो जाएगा, वोल्टेज। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को इंक्रीज करता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर को थोड़ा डिटेल से जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। ट्रांसफार्मर का मुख्य काम विद्युत वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना है बिना शक्ति को बदले।
यानी बिना पावर को बदले। ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना यानी स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, बिना पावर को बदले। दूसरा पॉइंट याद रखिए ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज धारा के स्तर को बदलता है। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज धारा के स्तर को बदलता है। यदि वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा धारा घट जाती है, वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घट जाती है। यदि वोल्टेज घटता है तो धारा बढ़ जाती है, ताकि शक्ति हमारा यानी पावर स्थिर रहे। एक फॉर्मूला भी होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, याद रखिएगा। जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उसमें यूज होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, करेंट यानी आई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है द कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग गवर्नड इज। कोड पूछ रहा है क्या होगा? अर्थिंग का कोड। इसका अर्थिंग का कोड होता है IS 3043। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 4 का 3043। इशूड बाय BIS, ये जो इशू किया जाता है BIS के द्वारा इशूड किया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS यानी इसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये कौन जारी करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IS 3043 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ब्रोकन इट प्रोड्यूस बैंग, दिस इज ड्यू टू। बोला जा रहा है 5 में कि जब बिजली का बल्ब टूटता है तो धमाका होता है। बैंग का मतलब धमाका होना। बैंग का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, BANG मतलब धमाका होना, धमाका होता है। तो ऐसा किस कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम इनसाइड द बल्ब, वैक्यूम इनसाइड द बल्ब, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 5 का। वैक्यूम इनसाइड द बल्ब का मतलब, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? निर्वात होता है। वैक्यूम का मतलब निर्वात होता है। तो बल्ब के अंदर वैक्यूम को भरने के लिए बाहर की हवा तेजी से अंदर आ जाती है। बल्ब के अंदर वैक्यूम को भरने के लिए यानी निर्वात को भरने के लिए बाहर की हवा तेजी से अंदर आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम इनसाइड द बल्ब, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लास्ट स्टेप इन डीजल इंजन ऑपरेशन। डीजल इंजन ऑपरेशन का लास्ट स्टेप आपसे पूछ रहा है क्या होगा? तो लास्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 6 का एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 6 का एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाएगा। डीजल इंजन के 4 स्ट्रोक होते हैं टोटल डीजल इंजन के 4 स्ट्रोक होते हैं, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्ट्रोक होते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में लास्ट पूछा रहा था इसलिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। 4 स्ट्रोक कौन कौन होते हैं नोट डाउन कर लीजिए। पहला होता है इनटेक स्ट्रोक। पहला क्या होता है? पहला होता है इनटेक स्ट्रोक होता है। दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। दूसरा क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। तीसरा होता है पावर या कंबसन स्ट्रोक बोलते हैं। तीसरा पावर या कंबसन स्ट्रोक बोलते हैं। कंबसन इंग्लिश में लिख देना, कंबसन स्ट्रोक होता है। चौथा होता है जो आप देख रहे हैं, इसमें पूछा गया था एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जो राइट आंसर है इसका। यानी 4 तरह के 4 स्ट्रोक होते हैं डीजल इंजन में। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, इसे हम डिलीट कर रहे हैं। 7 नंबर बोल रहा है पंप सेट मोटर बर्न्स ड्यू टू। पंप सेट मोटर हमारा जल जाता है, उसका कारण पूछ रहा है क्या होगा? तो पंप सेट मोटर हमारा जलता है, उसका कारण है सिंगल फेजिंग हो सकता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंगल फेजिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल फेजिंग, ऑप्शन ए हो गया सिंगल फेजिंग। मगर पंप सेट के बारे में अगर थोड़ा जाना जाए कि जलता क्यों है पंप सेट मोटर्स बर्न्स ड्यू टू मेनी रीजन, बहुत सारे कारण है जलने का। इलेक्ट्रिक अगर रीजन की बात की जाए
तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण भी पंप सेट मोटर जल जाता है। अगर इलेक्ट्रिक रीजन अगर आप जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक रीजन तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण भी जलता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण वोल्टेज अगर ऊपर नीचे होता है उससे भी जल जाता है। ओवर करंट अगर आ गया उसके कारण भी हमारा पंप सेट मोटर जल जाता है, ओवर करंट के कारण भी जलता है। तीसरा, इनकरेक्ट अगर वायरिंग हम कर दिए हैं घर में, फेज अगर फेलवर हो गया उसके कारण भी जलता है। फेज हमारा फेल हो गया है उसके कारण भी जल जाता है हमारा। इलेक्ट्रिक कुछ कारण है। अगर मैकेनिकल कारण देखा जाए जलने का कारण, तो ड्राई रनिंग, पंप सेट जाम हो गया हो या इंटरनल पार्ट्स कुछ जल गया हो उसके कारण भी हमारा पंप सेट मोटर बर्न्स हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हमारा ऑप्शन, या अकॉर्डिंग टू बोल सकते हैं जो साउथ सेंट्रल रेलवे ऑप्शन दिया है उसके अनुसार सिंगल फेजिंग ही होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 कह रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स VFD अलाउज टू मोटर टू द ऑपरेटेड विथ। आपसे पूछा जा रहा है 8 नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है। इंस्टॉलेशन ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स VFD, इसे फुल फॉर्म याद रखिएगा। VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स अलाउज द मोटर टू बी ऑपरेटेड विथ। VFD की इंस्टॉलेशन मोटर को संचालित करने की अनुमति देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोअर स्टार्टअप करंट। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। एंड वेरिएबल स्पीड इंप्रूव एनर्जी इफिशियंसी, वेरिएबल स्पीड इंप्रूव एनर्जी इफिशियंसी। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द मिनिमम डेप्थ ऑफ अंडरग्राउंड केबल ट्रैक क्रॉसिंग थ्रू द पाइप शुड बी। भूमिगत केबल ट्रैक क्रॉसिंग पाइप की न्यूनतम गहराई क्या होनी चाहिए, तो 1 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। एंगल ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉसिंग टू रेलवे ट्रैक शैल बी। आपसे पूछा जा रहा है कि रेलवे ट्रैक को पार करने वाली ओवरहेड विद्युत लाइन का कोण क्या होगा। तो ये राइट एंगल होता है जिसे समकोण बोलते हैं, राइट एंगल। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य स्थिति में जनरली राइट एंगल ही होता है। कभी कभी विशेष स्थिति में 30 डिग्री पर भी इसे मोड़ दिया जाता है। 30 डिग्री पर भी विचलन की अनुमति हो सकती है। अगर 30 डिग्री से अधिक अगर विचलन के लिए अनुमति आपको लेना हो तो विद्युत निरीक्षक को विशेष अनुमति चाहिए। 30 डिग्री पर भी कभी कभार मोड़ा जाता है। जनरली तो राइट एंगल पर मोड़ा जाता है, 30 डिग्री पे भी मोड़ा जाता है। तो ये दोनों के लिए अनुमति नहीं लेना होगा। अगर 30 डिग्री से अधिक आप उसे मोड़ रहे हैं, विचलन कर रहे हैं, तो विद्युत निरीक्षक से आपको परमिशन लेना होगा। विद्युत निरीक्षक याद रखिएगा। इस क्वेश्चन 1 पूछा गया था, हम 2 एक्स्ट्रा बता रहे हैं जो इससे रिलेटेड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बताते चले। विद्युत निरीक्षक से आपको परमिशन लेना होगा। तो 10 हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 नंबर है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन ऑन वाटर कूलर डोनेटेड बाय प्राइवेट पार्टीज आर टू बी डन बोर्न बाय। 11 कह रहा है निजी पार्टियों द्वारा दान किए गए वाटर कूलर पर विद्युत ऊर्जा की खपत का वहन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो रेलवेज के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसे। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या कह रहा है। मोटर आउटपुट इन HP, मोटर आउटपुट इन HP पूछ रहा है क्या होगा, तो मोटर आउटपुट इन HP हो जाएगा KW किलोवाट, KW इनपुट इंटू इफिशियंसी, ऑप्शन ए हो जाएगा। इफिशियंसी डिवाइडेड बाय 0.746 हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। मोटर आउटपुट इन HP KW इनपुट इंटू इफिशियंसी डिवाइडेड बाय 0.746, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर कह रहा है एम्पियर्स ड्रॉन बाय 3 फेज मोटर्स आर इक्वल टू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो 3 फेज मोटर द्वारा खींचे गए कितने एम्पियर के बराबर होते हैं, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा इसे। HP इंटू 746 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी इंटू वोल्ट्स इंटू PF यानी पावर फैक्टर इंटू 1.73, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा इसे 13 का। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है।
14 कह रहा 1 फुट पाउंड इज इक्वल टू क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 फुट पाउंड इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। 1 फुट पाउंड, 1 फुट पाउंड होता है 0.1383। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा 0.1383 mkg। mkg का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स मीटर, किलोग्राम फोर्स मीटर। mkg का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स मीटर होता है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 का रहा द क्रॉलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज काउज्ड बाय। इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग का कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्मोनिक डेवलप इन द मोटर। हार्मोनिक डेवलप इन द मोटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर। 16 का द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर आर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का 2 महत्वपूर्ण पार्ट्स का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो रोटर एंड स्टेटर हो जाएगा, रोटर एंड स्टेटर। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 16 का, ऑप्शन बी, रोटर एंड स्टेटर। थोड़ा संक्षेप से देख लेते हैं, रोटर कहते किसको है, स्टेटर कहते किसको है, इसका काम क्या है, थोड़ा देख लेते हैं रोटर के बारे में। तो रोटर से उत्पन्न होने वाले घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के कारण टॉर्क उत्पन्न होता है। रोटर कहते किसको है, तो स्टेटर से उत्पन्न होने वाले घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के कारण टॉर्क उत्पन्न होता है। स्टेटर के बारे में थोड़ा देखिए, स्टेटर क्या होता है। स्टेटर का मुख्य कार्य घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। स्टेटर का काम है, मुख्य कार्य क्या है, तो घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 का रहा इन द केबल शीथ्स आर यूज टू। 17 पूछ रहा है इन द केबल शीथ्स आर यूज टू। शीथ्स का मतलब क्या होता है, आवरण होता है। यह केबल के चारों ओर बाहरी परत है। शीथ्स का मतलब क्या होता है, केबल के चारों ओर बाहरी परत है जो केबल के अंदर के चालकों को सुरक्षित रखती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम इंटरिंग द केबल हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। ट्रिकल चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी हेल्प टू। ट्रिकल चार्जिंग एक धीमी चार्जिंग तकनीक है जो बैटरी को पूरी तरह से खत्म होने से बचाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। एक कंपनसेट फॉर इंटरनल लॉसेज हो जाएगा, आंतरिक नुकसान की भरपाई करना, इसका मतलब हो गया। अगर दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं कि ट्रिकल चार्जिंग स्टोरेज बैटरी को पूरी तरह से चार्ज रखने, बैटरी की लाइफ बढ़ाने और सेल्फ डिस्चार्ज से बचाने में मदद करती है ट्रिकल चार्जिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपनसेट फॉर इंटरनल लॉसेज, एक लाइन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर। VRLA बैटरीज वर्क्स ऑन। VRLA बैटरियां किस सिद्धांत पर काम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कार्य करती है। VRLA का पूरा नाम क्या होता है, वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड। लिख लीजिए, फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड हो जाएगा इसका पूरा नाम। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ TL एंड AC अल्टरनेटर यूज इन रेलवे। 20 नंबर कह रहा है कि TL एंड AC अल्टरनेटर जो यूज होता है रेलवे में, उसका पर्पस क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो TL का मतलब होता है ट्रेन लाइटिंग। TL का मतलब ट्रेन लाइटिंग बोलते हैं TL को। और AC एयर कंडीशनिंग होता है। AC का मतलब एयर कंडीशनिंग होता है, लिख लीजिए, एयर कंडीशनिंग। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, हो सकता है गलत भी हो जाए बताने के धुन में। तो पर्पस, अगर पर्पस की बात किया जाए तो ट्रेन पर्पस पूछ रहा था, इसका पर्पस क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द 3 एबव, तीनों हो जाएगा, ABC राइट आंसर है। पहला है ऑप्शन चार्जिंग द कोच बैटरी ऑन ट्रायल रन, दूसरा है वर्किंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस इन द कोच ड्यूरिंग ट्रायल रन, शेयरिंग द लोड टू द अदर कोचेज इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो TL एंड AC अल्टरनेटर का पर्पस तीनों हमारा राइट है, तीनों काम है उसका पर्पस है।
परीक्षण यानी ट्रायल रन को परीक्षण बोलते हैं। परीक्षण के समय कोच की बैटरी चार्ज होती है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ट्रायल रन के दौरान कोच में लाइट और एंड फैन का संचालन होता है। तीसरा ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति में अन्य कोचेज के साथ लोड का शेयर करना, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 है ERRU स्टैंड्स फॉर। ERRU का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। यह है इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ERRU इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसे डिटेल में जानना चाहते हैं ERRU के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट, इसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे के कोचों में बिजली की आपूर्ति को स्थिर और नियंत्रित करना। यह अल्टरनेटर से आने वाली, जो ERRU है, अल्टरनेटर से आने वाली AC करंट को DC में बदलता है और इसे बैटरी चार्जिंग और अन्य उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यक स्थिर वोल्टेज बनाए रखता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो यह अल्टरनेटर से आने वाली AC करंट को DC में बदलता है और इसे बैटरी चार्जिंग और अन्य उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यक स्थिर वोल्टेज बनाए रखता है। तो ERRU का हम फंक्शन जान गए, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था क्वेश्चन में। अब देखिए IGBT क्या है। IGBT हमारा है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं IGBT का फुल फॉर्म। IGBT का उपयोग लोकोमोटिव के ट्रैक्शन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। अगर बात किया जाए IGBT को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में काम करते हैं हम लोग लोकोमोटिव में। IGBT इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने और मोटर को चलाने के लिए DC को AC में बदलता है। और दूसरा इसका काम क्या है, IGBT का काम क्या है, तो IGBT इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने और मोटर को चलाने के लिए DC करंट को AC में बदलता है। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, एक तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है और DC करंट को हमारा AC में बदलता है IGBT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 पूछा जा रहा है एयर डिलीवरी ऑफ फैन। एयर डिलीवरी ऑफ फैन कैन बी मेजर्ड बाय। एयर डिलीवरी ऑफ फैन किसके द्वारा मापा जाता है, तो एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर। पर्पस ऑफ कंडेंसर इज टू। कंडेंसर का पर्पस आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रिजेक्ट द हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द वाटर ऑफ एयर एंड कन्वर्ट रेफ्रिजरेंट वेपर इनटू लिक्विड। अगर हिंदी में बोला जाए तो शीतलक की उष्मा को वायु में जल में परिवर्तित करना तथा शीतलक वाष्प को द्रव में परिवर्तित करना होता है, कंडेंसर का पर्पस है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है। 25 कह रहा है द एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स एक्शन ऑन द। 25 कह रहा है एयर कंडीशनिंग सिस्टम किस क्रिया पर निर्भर करती है, तो किस क्रिया पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। लेटेंट हीट प्रिंसिपल और एक्सपेंशन प्रिंसिपल दोनों पर निर्भर करती है। लेटेंट हीट प्रिंसिपल कहते किसको है वो भी जान लीजिए। लेटेंट हीट प्रिंसिपल यदि किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक होती है बिना उसके तापमान को बदले, जैसे ठोस से हम लिक्विड में बदले या लिक्विड से गैस में बदले, तो ये लेटेंट हीट प्रिंसिपल के सिद्धांत से होता है। अगर इसका उपयोग किया जाए, लेटेंट हीट प्रिंसिपल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो एयर कंडीशनिंग में होता है, रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है और थर्मल एनर्जी स्टोरेज में किया जाता है। तो जनरली 3 जगह लेटेंट हीट प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। दूसरा रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है लेटेंट हीट प्रिंसिपल का, रेफ्रिजरेशन। तीसरा थर्मल एनर्जी स्टोरेज में यूज किया जाता है, थर्मल एनर्जी स्टोरेज में यूज किया जाता है। 25 हो गया। 26 देखिए क्या कह रहा है।
26 कह रहा है द कूलिंग इन द कोच इज नॉट सफिशिएंट द रीजन में भी। आपसे पूछ रहा है कि 26 कह रहा है कि कोच में शीतलन पर्याप्त नहीं है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कंप्रेसर नॉट गेटिंग लोडेड, पुअर इफिशियंसी कंप्रेसर। दूसरा ऑप्शन है टू लिटिल गैस ऑफ एयर मे बी एक्यूमुलेटेड इन द सिस्टम। तीसरा ऑप्शन क्या है? कंडेंसर फ्रेश रिटर्न फिल्टर एवोपरेटर डर्टी या चॉक्ड हो गया है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, RMPU मीन्स, RMPU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? तो ये होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म पर विशेष ध्यान दीजिए, कोई भी एग्जाम में 4-5 फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल के एग्जाम होते हैं उसका हम क्वेश्चन लाते रहते हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। 28 नंबर देखिए, 28 बोला जा रहा है EOG पावर कार सप्लाई इज फीडेड टू कोच इन LHB कोचेज बाय। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ZS कपलर। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। EOG पावर कार की आपूर्ति LHB कोचेज में किसके द्वारा दी जाती है? तो ZS कपलर के द्वारा दी जाती है। ZS कपलर विशेष रूप से भारतीय रेलवे में LHB प्रकार के AC कोचों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का कपलर है। ZS कपलर कहाँ यूज होता है? जनरली LHB कोचों में यूज होता है। LHB का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है LHB का। बहुत बार बता चुके हैं वीडियो में, तो LHB का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, कमेंट करके बताइए। आप लोग को कितना बार बता चुके हैं, हम कमेंट का वेट करेंगे आप लोग का। तो ZS कपलर विशेष रूप से भारतीय रेलवे के LHB प्रकार के AC कोचों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का कपलर है। यह ट्रेन के डिब्बों के बीच बिजली संचारित करने का काम करता है। ZS कपलर क्या करती है? यह ट्रेन के डिब्बों के बीच बिजली संचारित करने का काम करती है ZS कपलर। इस क्वेश्चन में IV कपलर भी आप देख रहे हैं कि IV कपलर क्या होता है, उसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा शॉर्ट में। IV कपलर क्या है? अभी तो हम ZS कपलर के बारे में जाने हैं कि ZS कपलर का काम क्या है, ZS कपलर कहाँ यूज होता है। तो ZS कपलर जनरली LHB कोचों में यूज होता है। तो IV कपलर के बारे में थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। तो IV कपलर का यूज यात्री सुविधाओं जैसे पंखा, लाइट यानी फैन लाइट, चार्जिंग पॉइंट के लिए उपयोग किया जाता है। फैन लाइट चार्जिंग पॉइंट के लिए IV कपलर का हम यूज करते हैं। एक होता है CBC कपलर भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो CBC कपलर के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। CBC का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो सेंटर बफर कपलर होता है, लिख लीजिए सेंटर बफर कपलर होता है। CBC सेंटर बफर कपलर होता है। CBC कपलर का यूज ट्रेन के डिब्बों यानी कोच और मालगाड़ी को आपस में जोड़ता है। CBC का काम क्या है? इसका यूज होता है ट्रेन के डिब्बों यानी कोच, डिब्बों का मतलब कोच, और मालगाड़ी को आपस में जोड़ता है CBC कपलर। एक होता है ZS कपलर। ZS कपलर जो अभी हम आप लोग को बताएं, यह इलेक्ट्रिक कपलर है जो कोचों को आपस में जोड़ता है। जनरली LHB कोचों में यूज किया जाता है, AC कोचों में। तो 28 नंबर थोड़ा डिटेल से देख लीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है मगर एक एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में। अब देखिए 29 नंबर, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया 29। LHB का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ LHB? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा LHB का? तो लिंक होफमैन बुश हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 पूछ रहा है रेफ्रिजरेंट्स आर यूज्ड इन LHB RMPU आर। जो रेफ्रिजरेंट्स यूज होता है LHB RMPU में वो क्या यूज होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का? ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। बोथ B एंड C यानी R22 और या 407C दोनों यूज होता है। R22 या R407C दोनों यूज होता है। दोनों रेफ्रिजरेंट है लेकिन भी अलग अलग हैं। R22 एक HCFC है। R22 क्या है? HCFC है का मिश्रण है। R22 किसका मिश्रण है? HCFC का मिश्रण है।
जिसे HCFC बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए धीरे धीरे बंद कर दिया जा रहा है R22 को। R22 धीरे धीरे बंद कर दिया जा रहा है, रेफ्रिजरेंट में यूज नहीं हो रहा है R22। अब R407C, जिसे R407C को HFC बोलते हैं, जिसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का मिश्रण है R407C। R407C ओजोन परत को न के बराबर नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे अब यूज किया जा रहा है R407C को। R22 को धीरे धीरे हटाया जा रहा है रेफ्रिजरेंट से। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 कह रहा है व्हाट इज द क्लास ऑफ इंसुलेशन स्पेसिफाइड फॉर 180 डिग्री टेम्परेचर। 31 कह रहा है किस क्लास का इंसुलेशन यूज किया जाता है 180 डिग्री टेम्परेचर के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एच क्लास इंसुलेशन को यूज करते हैं, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लीड एसिड बैटरी एट 27 डिग्री सेल्सियस शुड बी। आपसे पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जा रहा है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लीड एसिड बैटरी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.250, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 33 देखिए, डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर ए ट्रैक्शन पर्पस बिकॉज। डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है ट्रैक्शन पर्पस के लिए, उसका कारण आपसे पूछा जा रहा है क्यों यूज किया जाता है। तो लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो नहीं, 33 का क्या हो जाएगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा। इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क है डीसी सीरीज मोटर का, इसलिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 34 देखिए, 34 बोला जा रहा है शंटिंग कॉन्टेक्टर्स आर प्रोवाइडेड इनटू द लोको फॉर द पर्पस ऑफ। शंटिंग कॉन्टेक्टर्स प्रोवाइड किया जाता है इन द लोको में, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण हमारा है इंक्रीजिंग द स्पीड बढ़ाने के लिए शंटिंग कॉन्टेक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं लोको में, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, 35 का रहा है टाइप ऑफ 3 फेज लोकोमोटिव अवेलेबल इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो 3 फेज लोकोमोटिव यूज होते हैं, कौन कौन यूज होते हैं, तो WAP5, WAP7, WAG9 होते हैं। 35 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, WAP5, WAP7, WAG9। इसका थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। WAP5 का पूरा नाम क्या होता है, WAP7 का पूरा नाम क्या होता है, WAG9 का पूरा नाम क्या होता है। देखिए WAP5 क्या होता है, देखिए ये होता है वाइड गेज एसी पैसेंजर, वाइड गेज एसी पैसेंजर होता है, एसी पैसेंजर होता है। W से हमारा वाइड हो गया, A से हमारा करंट को किससे चलता है वो डिनोट करता है, P हमारा पैसेंजर, और फिफ्थ हमारा जनरेशन को डिनोट करता है। तो वाइड गेज एसी पैसेंजर का मतलब है चौड़ी गेज की लाइन पर चलने वाला एक इलेक्ट्रिक पैसेंजर लोकोमोटिव है। और 5 तो हमारा इंजन की जनरेशन को दर्शाता है। तो उसी तरह WAP7, WAG9 है, P से पैसेंजर और G से गुड्स में चलता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 पूछा जा रहा है इन 3 फेज लोकोमोटिव 3 फेज इंडिकेट्स। 3 फेज हमारा क्या इंडिकेट करता है 3 फेज लोकोमोटिव में, तो हमारा 3 फेज लोकोमोटिव में 3 फेज हमारा इंडिकेट करता है 3 फेज सप्लाई टू द मोटर। मोटर को 3 फेज सप्लाई मिलता है, इसलिए 3 फेज लोकोमोटिव में 3 फेज सप्लाई मिलता है किसको, मोटर को, ये हमारा इंडिकेट करता है। 37 देखिए, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम बोगी टू बॉडी बाय व्हिच इक्विपमेंट। जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है बोगी टू बॉडी में, वो किस इक्विपमेंट के द्वारा होता है, तो हमारा ट्रैक्शन लिंक के द्वारा ट्रांसफर होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, ट्रैक्शन मोटर्स इन 3 फेज लोको आर। ट्रैक्शन मोटर जो यूज होता है 3 फेज लोको में वो किस तरह का होता है, तो 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर यूज होता है। 38 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ WAG9 लोको। WAG9 लोको को मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफोर्ट पूछा जा रहा है, तो 47 टन हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखिए क्या कर रहा है, एक्सल लोड ऑफ WAP7 लोको। एक्सल लोड पूछा जा रहा है क्या होगा,
तो 20.5 ±2%, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटी ऑफ बैटरी इन थ्री फेज लोको। थ्री फेज लोको में बैटरी जो यूज होता है उसका कैपेसिटी पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो हो जाएगा 199 एम्पियर, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, थ्री फेज लोको हैविंग कितने नंबर ऑफ ट्रैक्शन कन्वर्टर एंड नंबर ऑफ एक्जुलरी कन्वर्टर होते हैं। थ्री फेज लोको में कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर और कितने एक्जुलरी कन्वर्टर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। टू हमारा नंबर ऑफ ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं और 3 नंबर ऑफ एक्जुलरी कन्वर्टर होते हैं। 42 का ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 43 देखिए क्वेश्चन, ड्यूरिंग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ट्रैक्शन मोटर एक्ट्स एज। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान ट्रैक्शन मोटर हमारा किस रूप में कार्य करता है, तो ट्रैक्शन मोटर हमारा जनरेटर के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 44 देखिए, पीवीसीडी मीन्स, पीवीसीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो ये होता है पीडल स्विच फॉर विजिलेंस कंट्रोल यूनिट, विजिलेंस कंट्रोल यूनिट, पेडल स्विच फॉर विजिलेंस कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर 45 पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वायल यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर में वायल यूज होता है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हमारा है फॉर इंसुलेशन एंड कूलिंग, इंसुलेशन एंड कूलिंग के रूप में कार्य करता है जो ट्रांसफार्मर में वायल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर 46 आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन थ्री फेज लोकोमोटिव। थ्री फेज लोकोमोटिव में जो डिफरेंट टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है वो कौन कौन यूज होता है, तो 46 का हमारा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 6531 kVA ट्रांसफार्मर भी यूज होता है, 7475 भी होता है, 7775 भी होता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो 65 जो 31 kVA जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो किस में यूज होता है, तो बैग 9 में होता है, WAG 9 में यूज होता है। 7475 जो kVA है, 7475 kVA जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो किस में यूज होता है, WAP5 WAP7 दोनों में यूज होता है, बैप 5 एंड 7 दोनों में यूज होता है। 7775 kVA ट्रांसफार्मर किस में यूज होता है, ये भी दोनों में यूज होता है, लिख लीजिए 7775, ये भी बैप 5 यानी WAP5 एंड WAP7 दोनों में यूज होता है। रेटिंग अलग अलग रहता है ट्रांसफार्मर का, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं 47 नंबर 47 आपसे पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ VCD, VCD का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर 48 का रहा, 2 टाइप्स ऑफ ब्रेक यूनिट्स डेट्स आर अवेलेबल इन WAG9 लोको व्हील आर। 2 टाइप का ब्रेक यूनिट्स यूज किया जाता है WAG9 लोको में, वो कौन कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TBU PBU। बहुत ही VVI प्रश्न है। TBU क्या होता है, ये सर्विस ब्रेक यूनिट भी इसे बोलते हैं या ट्रेड ब्रेक यूनिट भी बोलते हैं, डिटेल में देख लीजिए। TBU इसे ट्रेड ब्रेक यूनिट भी बोलते हैं, ट्रेड ब्रेक यूनिट या सर्विस ब्रेक यूनिट भी इसे बोला जाता है, आम भाषा में सर्विस ब्रेक यूनिट भी बोला जाता है। एक होता है PBU, PBU क्या होता है, पार्किंग ब्रेक यूनिट होता है, पार्किंग ब्रेक यूनिट होता है, पार्किंग ब्रेक यूनिट होता है PBU, पार्किंग ब्रेक यूनिट होता है। TBU कहते हैं किसको है, सर्विस ब्रेक यूनिट या ट्रेड ब्रेक यूनिट को कहते हैं, या ट्रैक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PBU हमारा पार्किंग ब्रेक यूनिट है या ब्रेक ट्रेन को पार्किंग यानी खड़ी करने के लिए यूज किया जाता है। TBU PBU जिन ब्रेक सिलेंडर में 2 पाइप कनेक्शन होते हैं वो TBU PBU वाले होते हैं, जबकि जिनमें केवल 1 पाइप कनेक्शन होते हैं वो TBU वाले होते हैं। तो 48 हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर 49 क्या आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ बोगी आर यूज इन थ्री फेज लोको। थ्री फेज लोको में किस टाइप का हम लोग बोगी यूज करते हैं, तो किस टाइप का बोगी यूज करते हैं, हाई एडेशन फैब्रिकेटेड बोगी, हाई एडहेजन फैब्रिकेटेड बोगी यूज करते हैं, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, लोको बॉडी इज लोवर्ड ऑन व्हिच पार्ट ऑफ बोगी।
लोको बॉडी को बोगियों से किस भाग पर उतारा जाता है? तो सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 51 देखिए, ए न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन OHE बिटवीन 225 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रैक्शन सब स्टेशन ड्यू टू। बोला जा रहा है 225 kV सिंगल फेज और 50 हर्ट्ज ट्रैक्शन सब स्टेशन के बीच एक न्यूट्रल सेक्शन दिया जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है टू सेपरेट द जोन्स विच फेड बाय द एडजेसेंट सब स्टेशन ऑफ डिफरेंट फेज। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर, बोला जा रहा है मैक्सिमम परमिसिबल रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन टू एडजेसेंट स्पैन शैल नॉट बी ग्रेटर देन ऑन मेन लाइंस। बोला जा रहा है दो एडजेसेंट स्पैन में संपर्क तार की अधिकतम स्वीकार्य सापेक्ष ढाल मुख्य लाइनों की तुलना में कितना से अधिक नहीं होगी? कितना से अधिक नहीं होगी? तो 1.5 मिलीमीटर पर मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 मिलीमीटर पर मीटर। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर, 53 बोला जा रहा है ड्रॉपर्स आर यूज्ड फॉर। ड्रॉपर्स का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो ड्रॉपर्स का हम लोग उपयोग करते हैं लेबलिंग द कॉन्टैक्ट वायर। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ड्रॉपर्स आर यूज फॉर लेबलिंग द कॉन्टैक्ट वायर। ड्रॉपर्स का यूज किया जाता है लेबलिंग द कॉन्टैक्ट वायर के लिए। इसका मतलब है कॉन्टैक्ट वायर को कैटेनरी वायर से जोड़कर सही ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए सहायक फिटिंग है, जिसमें ट्रैक के ऊपर सीधा तार बना रहे, इसलिए हम लोग ड्रॉपर्स का यूज करते हैं लेबलिंग द कॉन्टैक्ट वायर। ऑप्शन ए द राइट आंसर। 54 नंबर देखिए, इन AC ट्रैक्शन हाउ मेनी ड्रॉपर्स इन 72 मीटर स्पैन लेंथ। बोला जा रहा है 72 मीटर के स्पैन में AC ट्रैक्शन ओवरहेड लाइन में कितने ड्रॉपर्स लगे होते हैं? तो 9 ड्रॉपर्स लगे होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ड्रॉपर्स के बीच की दूरी अप्रोक्स 9 मीटर होती है। ड्रॉपर्स के बीच की दूरी अप्रोक्स 9 मीटर होती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, ऑन टेंजेंट ट्रैक कॉन्टैक्ट स्टैगर इज 200 मिलीमीटर एट सपोर्ट, व्हाट विल बी द कैटेनरी स्टैगर। बोला जा रहा है ऑन टेंजेंट ट्रैक संपर्क स्टैगर सपोर्ट पर 200 मिलीमीटर हो तो कैटेनरी स्टैगर क्या होगा? तो 0 मिलीमीटर होगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, 56 क्या बोला जा रहा है? 56 बोला जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर विथ रेस्पेक्ट टू द पेंटोग्राफ एक्सिस इज कॉल्ड। पेंटोग्राफ अक्ष के सापेक्ष संपर्क तार के विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो बोला जाता है स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर, 57 बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन एंटी क्रीप पॉइंट एंड एंक्रोनिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट बी मोर देन। एंटी क्रीप बिंदु और एंकरिंग संरचना के बीच की दूरी कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 750 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा इसका 57 का। नेक्स्ट देखिए 58 बोला जा रहा है अनरेगुलेटेड OHE इज सूटेबल फॉर द स्पीड। अनरेगुलेटेड OHE कितने स्पीड के लिए सूटेबल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन डी, अप टू 100 kmph। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर, इन AC ट्रैक्शन हाउ मेनी स्पैन्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ओवरलैप ऑन टेंजेंट वर्क। बोला जा रहा है AC ट्रैक्शन में स्पर्श रेखा ट्रैक पर ओवरलैप बनाने के लिए कितने स्पैन की आवश्यकता होती है? तो 3 स्पैन्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, 3 स्पैन्स। एक क्वेश्चन का
सॉल्यूशन होगा। आप लोग लास्ट तक 110 तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। एट द ऑब्लिगेटरी लोकेशन टर्न आउट कॉन्टैक्ट वायर इज केप्ट डैश मिलीमीटर एबव फ्रॉम द मेन लाइन कॉन्टैक्ट वायर। बोला जा रहा है अनिवार्य स्थान पर मुख्य लाइन संपर्क तार कितना मिलीमीटर से ऊपर रखे गए संपर्क तार को बाहर निकाला जाता है। तो 50 मिलीमीटर। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 बोला जा रहा है ए डिवाइस विच इज इंस्टॉल्ड इन कॉन्टैक्ट वायर टू सेपरेट टू एलिमेंट्री सेक्शंस एंड प्रोवाइड अ स्मूथ पैसेज फॉर पेंटोग्राफ इज कॉल्ड। एक उपकरण जो संपर्क तार में स्थापित होता है दो प्राथमिक खंडों को अलग करने और पेंटोग्राफ के लिए सुचारू मार्ग प्रदान करने के लिए क्या कहा जाता है। तो सेक्शन इंसुलेटर कहा जाता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, सेक्शन इंसुलेटर 61 का। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर। इन एसी ट्रैक्शन व्हिच जम्पर डिस्ट्रीब्यूट द करेंट बिटवीन कैटेनरी वायर एंड द कॉन्टैक्ट वायर। आपसे पूछा जा रहा है एसी ट्रैक्शन में कौन सा जम्पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है करंट को कैटेनरी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर के बीच में। तो सी जम्पर। सी जम्पर ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 62 का। सी जम्पर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सी जम्पर्स को एच जम्पर्स भी बोला जाता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी होगा, अगर सी नहीं रहे तो एच जम्पर्स भी इसे बोलते हैं। सी जम्पर को एच जम्पर्स लिख लीजिए, एच जम्पर्स भी बोला जाता है और इन स्पैन जंपर्स भी कहते हैं। एच जंपर्स न रहे तो इन स्पैन जंपर्स भी कहते हैं। जंपर्स भी कहते हैं, इन स्पैन जंपर्स भी कहते हैं। एसी ट्रैक्शन में सी जंपर्स कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच करंट को वितरित करता है। सी वायर हमारा क्या, एसी ट्रैक्शन में सी जंपर्स क्या करता है, कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच करंट को वितरित करता है। और डिटेल में देख लीजिए, इसे हम डिलीट कर रहे हैं। देखिए सी जंपर्स हर 350 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। लिख लीजिए सी जंपर्स हमारा जो है हर 350 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। सी जंपर हर 350 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। दूरी पर लगाए जाते हैं। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जब भी हमारे वीडियो देख रहे हो तो पेन और पेंसिल लेकर रहिए। सी जंपर्स हर 350 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट वायर और कैटेनरी वायर के बीच करंट को एक पैरेलल पाथ प्रदान करता है। कॉन्टैक्ट वायर और कैटेनरी वायर के बीच करंट एक पैरेलल पाथ प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए 62 के बाद 63 नंबर देखिए क्वेश्चन। मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस फॉर 25 kV AC इज। आपसे पूछा जा रहा है 63 में कि मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस पूछ रहा है 25 kV से कितना होना चाहिए। तो मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस की बात करें तो 3.7 होता है। इसमें कुछ बोला नहीं गया है कि मिनिमम क्लियरेंस कितना वर्टिकल या हॉरिजेंटल, इसमें क्लियर नहीं किया गया क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका 63 का 2 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। मगर लिख लीजिए, अगर आपसे पूछे मिनिमम क्लियरेंस, मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस अगर आपसे पूछता वर्टिकल पूछता तो 3.7 मीटर। अगर आपसे पूछता मिनिमम, नोट डाउन कर लीजिए, मिनिमम हॉरिजेंटल क्लियरेंस तो कितना हो जाता, 2 मीटर हो जाता। किससे, फ्रॉम बिल्डिंग से किसी भी इमारत या बिल्डिंग से क्लियरेंस अगर पूछे तो वर्टिकल पूछे तो 3.7 मीटर और मिनिमम हॉरिजेंटल क्लियरेंस पूछे तो 2 मीटर। इस क्वेश्चन में आपसे बोला नहीं गया था कि किसका, मगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
2 हो जाएगा, इसे इसका आंसर 2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 63 का। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर, इन एसी ट्रैक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ GIMS फ्लैट फॉर ट्रैक बॉन्डिंग। बोला जा रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया GIMI का फ्लैट कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 200 स्क्वायर mm। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया GIMS फ्लैट 200 स्क्वायर mm से कम नहीं होना चाहिए। जनरली यूज होता है 240 स्क्वायर mm, 240 स्क्वायर mm जनरली यूज होता है, ऑप्शन बी होना चाहिए। मगर पूछा जा रहा है इन एसी क्रॉस सेक्शन एरिया अकॉर्डिंग टू आंसर 200 स्क्वायर mm दिया गया है बोर्ड के द्वारा आंसर, मगर जनरली 240 स्क्वायर mm होता है। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर, द लेंथ ऑफ मास्ट बिलो रेल लेवल फॉर रेगुलेटेड OHE शुड नॉट बी लेस देन। बोला जा रहा है विनियमित OHE के लिए रेल स्तर से नीचे मास्ट की लंबाई कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 1.85 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर, इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन एज। इम्प्लांटेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो सेटिंग डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 66 को। यह ट्रैक के सेटिंग डिस्टेंस किसको कहते हैं, यह ट्रैक के केंद्र से किसी भी अस्थायी संरचना OHE मास्ट या सिग्नल पोस्ट तक की न्यूनतम क्षैतिज दूरी को दर्शाता है। फिर से सुन लीजिए, सेटिंग डिस्टेंस या इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं, तो यह ट्रैक के केंद्र से किसी भी अस्थायी संरचना OHE मास्ट, जिसे मस्तूल हिंदी में बोलते हैं, या सिग्नल पोस्ट तक की न्यूनतम क्षैतिज दूरी को दर्शाता है। सेटिंग डिस्टेंस या इम्प्लांटेशन एक ही है। तो 66 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर, सॉलिड कोर इंसुलेटर विच आर यूज्ड इन OHE आर मोस्टली मेड ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है कि सॉलिड कोर इंसुलेटर जो बने होते हैं वो किस चीज का बने होते हैं। सॉलिड कोर इंसुलेटर जो OHE में जनरली यूज किया जाता है, तो सॉलिड कोर इंसुलेटर जो बने होते हैं पोरसिलेन के बने होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, पोरसिलेन, जिसे हिंदी में चीनी मिट्टी भी बोलते हैं। पोरसिलेन को क्या बोला जाता है, चीनी मिट्टी। लिख लीजिए, इसका हिंदी अगर जानना चाहते हैं लिखना, पोरसिलेन मतलब होता है चीनी मिट्टी होता है, चीनी मिट्टी होता है। पोरसिलेन का मतलब चीनी मिट्टी होता है। तो सॉलिड कोर इंसुलेटर किसके बने होते हैं, पोरसिलेन का, जो OHE में जनरली यूज होता है। OHE क्या होता है, इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए। OHE का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड इक्विपमेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, 67 जो क्वेश्चन है इसमें पोर्सलिन का भी बना रहता है या कंपोजिट मटेरियल का भी बना होता है। लिख लीजिए, कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल क्या होता है इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। पोर्सलिन मतलब तो अभी बताएं चीनी मिट्टी होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पोर्सलिन होगा इसका आंसर। अगर पोर्सलिन न रहे तो कंपोजिट मटेरियल के भी बने होते हैं सॉलिड कोर इंसुलेटर। कंपोजिट मटेरियल कहते किसको हैं, ध्यान से लिख लीजिए। आजकल कंपोजिट इंसुलेटर का भी यूज होता है, कहते किसको है सुनिए, एक ग्लास फाइबर का उपयोग करके बनाया जाता है। कंपोजिट मटेरियल ग्लास फाइबर का यूज करके बनाया जाता है, ग्लास फाइबर का यूज करके बनाया जाता है। कंपोजिट मटेरियल ग्लास फाइबर का यूज करके बनाया जाता है। यह लाइट वेट और बेहतर प्रदूषण प्रतिरोधी होता है। अगर वजन की बात किया जाए तो पोर्सलिन के कंपेरिजन में यह लाइट वेट होता है। कंपोजिट मटेरियल के जो बने होते हैं वो लाइट वेट में भी होते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पोर्सलिन न रहे तो कंपोजिट मटेरियल भी रहता है कभी कभी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर, 68 बोला जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेगुलेटिंग रेशियो ऑफ ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, ATD। कभी कभी ATD का भी फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, ऑटो टेंशनिंग डिवाइस होता है ATD। 68 बोला जा रहा है कि ऑटो टेंशनिंग डिवाइस का आपका रेगुलेटिंग रेशियो पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटिंग रेशियो ऑफ ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टेंशन इन OHE अनुपात काउंटर वेट। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूज्ड एट LC गेट।
एलसी गेट का मतलब लेवल क्रॉसिंग होता है, एलसी मतलब। तो पूछा जा रहा है रेटिंग, पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेटिंग ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूज एट एलसी गेट। जो एलसी गेट पर फ्यूज लगे रहते हैं ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में कितने के लगे रहते हैं, तो 50 kVA, फ्यूज नहीं सॉरी, ट्रांसफार्मर जो लगे रहते हैं 50 kVA का यूज होता है एलसी गेट पर। kVA मतलब हो गया किलो वोल्ट एम्पियर, kVA किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 बोला जा रहा है कि व्हिच रिले विल एक्ट व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर्स एन OHE एट फारदेस्ट पॉइंट ऑफ फीडिंग जोन। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिले एक्ट करेगा, तो DPR, 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DPR रिले हमारा एक्ट कर जाएगा जब शॉर्ट सर्किट होगा OHE में, तो हमारा DPR रिले एक्ट कर देगा। DPR होता क्या है लिख लीजिए, ये होता है डिजिटल प्रोटेक्शन रिले, डिजिटल प्रोटेक्शन रिले होता है, डिजिटल प्रोटेक्शन रिले, डिजिटल प्रोटेक्शन रिले फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, डिजिटल प्रोटेक्शन रिले होता है। तो DPR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, DPR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल प्रोटेक्शन रिले। DPR रिले एक्ट कर जाएगा जब शॉर्ट सर्किट होगा OHE में, तो या तो शॉर्ट सर्किट से होगा, या ओवर करंट आ जाए उससे भी होगा, या अंडर वोल्टेज या फेज सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ जाए, या अगर OHE में होगा तो DPR एक्ट कर जाएगा हमारा। 71 देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल 13A ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट। आप पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि रूल 13A में क्या बोला गया है। रूल 13A में बोला गया है कि दहेज न ले सकते हैं न दे सकते हैं, कैन नॉट टेक डॉरी एंड कैन नॉट गिव डॉरी। रूल 13A में बोला गया है, डॉरी का बात हुआ है, डॉरी का मतलब होता है दहेज होता है, डाउरी, DOURE, डाउरी का मतलब होता है दहेज, लिख लीजिए। आप न दहेज ले सकते हैं, अगर आप रेलवे में जॉब आपको मिल गया, न दहेज ले सकते हैं न दहेज दे सकते हैं, ये रूल नंबर 13 में जिक्र किया गया है। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, कैन नॉट टेक डाउरी एंड कैन नॉट गिव डाउरी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 72 नंबर, ऑन स्पोर्ट्स कोटा द रिक्रूटमेंट इज मेड इन। स्पोर्ट्स कोटा के तहत रेलवे में यानी खेल कोटे के तहत किसी भी व्यक्ति की भर्ती ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों में होती है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रुप सी में भर्ती होने के लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत आपको ग्रुप सी में लिख लीजिए, ग्रुप सी में अलग से कुछ पॉइंट है, ग्रुप सी में अगर भर्ती होना है तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आप जा सकते हैं। और ग्रुप डी पोस्ट पर अगर आपको जाना है, ग्रुप डी पोस्ट पर, तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए आप लोग के पास, 10th पास आपका पास डिग्री होना चाहिए, तो आप ग्रुप डी के लिए आप एलिजिबल होंगे स्पोर्ट्स कोटा के तहत। आप ग्रुप सी में अगर भर्ती होना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर, 73 बोला जा रहा है पैटर्निटी लीव कैन बी सैंक्शन अप टू। बोला जा रहा है जो पैटर्निटी लीव को PL भी बोला जाता है, शॉर्ट में PL बोलते हैं, तो पैटर्निटी लीव सैंक्शन हो सकता है मिनिमम या मैक्सिमम, अप टू कह रहा है, यानी मैक्सिमम 15 डेज, 15 दिन तक आप पैटर्निटी लीव ले सकते हैं, वो भी 2 बार, 2 बच्चे तक आपको पैटर्निटी लीव मिलेगा। उसका टाइम पीरियड है जन्म से 15 दिन पहले और मैक्सिमम 6 मंथ तक, बच्चा के उम्र के 6 मंथ तक आप 15 दिन छुट्टी ले सकते हैं। 74 देखिए क्या कहा जा रहा है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे शैल बी अलाउड टू बी कम्यूटेटेड ड्यूरिंग इंटायर सर्विस फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी विच इज सर्टिफाइड टू बी in an public interest by the leave sanction authority. The maximum limit for this purpose in entire service is। आपसे बोला जा रहा है आधे औसत वेतन पर छुट्टी के अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए पूरी सेवा के दौरान परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसे छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित में प्रमाणित किया गया हो। पूरी सेवा में इस प्रायोजन के लिए मैक्सिमम 180 दिन आपको छुट्टी मिलेगा, 180 डेज, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए 75 नंबर, इन रेस्पेक्ट ऑफ वन डिसेबिलिटी अ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव शैल इन नो केस वुड एक्सीड। बोला जा रहा है एक विकलांगता के संबंध में विशेष विकलांगता अवकाश किसी भी मामले में 24 मंथ से अधिक नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर, 76 बोला जा रहा है रेलवे सर्वेंट वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आर इंटाइटल फॉर कैजुअली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में अगर कोई स्टाफ काम कर रहा है रेलवे एम्प्लॉय, तो उसे सीएल कितना दिन मिलेगा, तो 8 डेज मिलेगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 8 डेज से पहले 10 डेज मिला करता था सीएल, पहले 10 डेज मिलता था। 10 डेज किसको मिलता था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम कर रहे हैं रेलवे स्टाफ उसको, या तो फिर स्टाफ वर्कशॉप स्टाफ के लिए छुट्टी था, पहले 10 डेज था। मगर बाद में क्या किया गया, इसे दोनों के लिए 8 डेज घटाकर कर दिया गया, 2 दिन माइनस कर दिया गया। 8 डेज कब से हुआ ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका 1 जनवरी 1998 से, 1 जनवरी 1998 से ये 8 डेज कर दिया गया है। 1 जनवरी 1998 से 8 डेज कर दिया गया है। पहले 10 दिन मिलता था, अब 8 डेज कर दिया गया सीएल। और ओपन लाइन स्टाफ के लिए अभी 12 डेज सीएल मिलता है, 12 नहीं 10 डेज। पहले 12 मिलता था तो उन्हें भी घटाकर 10 डेज कर दिया गया। हम लोग को 10 डेज जब मिलता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जो काम करते हैं, 10 डेज को घटाकर 8 डेज सीएल कर दिया गया। और तो छुट्टी के बारे में आप लोग को पता होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ऐसे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। एलएपी तो आप जानते हैं कि साल में अगर एलएपी की बात की जाए तो एलएपी सभी के लिए 30 डेज मिलता है। हाफ एलएपी की बात किया जाए, हाफ एलएचएपी का बात किया जाए तो 20 डेज मिलता है साल में। इस साल का बात हम कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि एलएपी का फुल फॉर्म क्या होता है और एलएचएपी का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट का हम वेट करेंगे, आप लोग का कमेंट करके जरूर बताइएगा एलएपी का पूरा नाम, एलएचएपी का पूरा नाम क्या होता है। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर, 77 आपसे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसफर्ड स्टेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज 2025 किलोमीटर, ही इज इन टाइटल फॉर ज्वाइनिंग टाइम। बोला जा रहा है आपसे कोई भी रेलवे एम्प्लॉय को यदि ट्रांसफर होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, यदि उसकी दूरी 2025 किलोमीटर हो तो उसे कितने दिन के लिए छुट्टी मिलेगा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, तो 15 डेज के लिए छुट्टी मिलेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा 15 डेज। इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। यदि 100 किलोमीटर, यदि 100 नहीं 1000 किलोमीटर या उससे कम हो, या उससे कम हो तो आपको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए 10 डेज का छुट्टी मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है यदि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा, 2000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर या उससे कम तो 10 दिन, और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, यहाँ 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा तो ये तो 15 दिन हो जाएगा, जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया, ये 15 डेज हो जाएगा। और एक और बनता है जो ऊपर हम लिख दे रहे हैं, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा और 2000 किलोमीटर से कम रहेगा तो 12 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा। नोट डाउन कर लीजिए, धीरे धीरे बोले हैं, आशा है आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर देना। 77 नंबर, 15 दिन कम मिलेगा, 15 डेज कम मिलेगा, 12 डेज कम मिलेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 10 डेज कम मिलेगा। देखिए हम 10 डेज से शुरू कर रहे हैं। यदि 1000 किलोमीटर या उससे कम हो तो आपको 10 दिन छुट्टी मिलेगा। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, 2000 किलोमीटर से कम हो तो 12 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। 15 दिन को छुट्टी कम मिलेगा जब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा हो। तो ये शर्त तब लागू होती है जब रेलवे आपको खुद ट्रांसफ़र कर रही है, तो आप म्यूचुअल जा रहे हैं तो उसमें छुट्टी नहीं मिलेगा। और एक स्पेशल केस है कि अगर आप हवाई यात्रा से यात्रा करते हैं तो ज्वाइनिंग टाइम 12 डेज सीमित है। अगर आप हवाई यात्रा से जा रहे हैं ड्यूटी ज्वाइन करने तो आपको मैक्सिमम 12 डेज मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यह समय स्वीकार्य है यदि स्थानांतरण में निवास परिवर्तन शामिल है। अगर आपका घर भी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, आप पूरा फैमिली के साथ जा रहे हैं तभी ये छुट्टी मिलेगा। सिंगल भी जा रहे हैं तो मिलेगा, सिर्फ आपको रेलवे ट्रांसफ़र कर रही है तो यह नियम लागू होती है। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर क्वेश्चन,
स्कूल पासेज आर ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू। 78 पूछा जा रहा है कि स्कूल पासेज किसके अनुसार प्रदान किए जाते हैं, तो कैलेंडर ईयर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर, द वीकली ड्यूटी आवर्स ऑफ ए क्लर्क इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क का वीकली ड्यूटी आवर एक सप्ताह में कितना दिन काम करते हैं, तो एक सप्ताह में 48 आवर्स काम करते हैं, 48 घंटे। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर, द ड्यूटी आवर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द ओवर टाइम इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ काउंट फ्रॉम। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 80 नंबर पूछा जा रहा है कि रनिंग स्टाफ के मामले में ओवर टाइम की गणना के उद्देश्य से ड्यूटी घंटों की गणना की जाएगी, तो साइन ऑन टू साइन ऑफ तक, साइन ऑन टू साइन ऑफ। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर, टोटल नंबर ऑफ अष्टवील डिमांड्स इन OWE ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज ऑफ जोनल रेलवे। आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय रेलवे के साधारण संचालन व्यय, जिसको OWE बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, क्षेत्रीय रेलवे के साधारण संचालन व्यय OWE में पूर्ववर्ती मांगे थी। कितनी पूर्ववर्ती मांगे थी, तो 11 पूर्ववर्ती मांगे थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। अष्टवाइल, इसको सही उच्चारण अष्टवाइल पढ़ेंगे, ERST अष्टवाइल ही इसको पढ़ेंगे। उच्चारण में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। अष्टवाइल, अष्टवाइल। और OWE का भी पूरा नाम याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो अष्टवाइल तो हो गया, ये हो गया अष्टवाइल। और OWE ये होता है ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज, OWE का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट देखिए 81 हो गया। 82 देखिए, 82 देखिएगा कि 81 का और डिटेल में थोड़ा बता दे। 81 का और बता देते हैं डिटेल में। चलिए 81 देखिए, डिमांड 3 से 13 तक 11 मांगे थी। डिमांड नंबर 3 से 13 तक टोटल 11 मांगे थी। 11 मांगे थी, लिख लीजिए 11 मांगे थी। इन मांगों में प्रशासन, मरम्मत, रखरखाव, परिचालन, व्यय, कर्मचारी कल्याण और विविध संचालन व्यय सहित विभिन्न परिचालन लागतें शामिल थी। टोटल 11 जो मांगे थी, डिमांड 3 से 13 तक थी, उसी में 11 मांग आती थी। नेक्स्ट देखिए 82 नंबर, टोटल नंबर ऑफ अष्टवाइल, उच्चारण ठीक से पढ़ेंगे हम लोग। टोटल नंबर ऑफ अष्टवाइल डिमांड्स इन इंडियन रेलवे प्रियोर टू मर्जर इंक्लूडिंग बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। आपसे पूछा जा रहा है कि रेल बजट के केंद्रीय बजट में विलय से पहले भारतीय रेलवे की कुल कितनी मांगे थी, तो विलय से पहले कुल 16 मांगे थी। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितने मांगे थी, 16। फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। रेल बजट के केंद्रीय बजट में विलय से पहले भारतीय रेलवे की 16 पूर्ववर्ती मांगे थी, जिनमें 15 डिमांड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से था, लिख लीजिए। जिनमें 16 डिमांड टोटल थी, उसमें 15 जो डिमांड था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से था, ठीक है। उसके बाद एक जो डिमांड था, टोटल 16 थी, एक डिमांड हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर से था। कैपिटल एक्सपेंडिचर। सारे क्वेश्चन हम डिटेल में कोशिश कर रहे हैं बताने का, जहां तक संभव है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मगर A to Z हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। 82 तक हो गया, 110 क्वेश्चन है। अभी तक जो पेशेंस बना के रखे हैं उनके लिए हमारे तरफ से थैंक यू। 83 नंबर देखिए, पिक आउट द ऑड वन आउट। आपसे पूछ रहा है 83 में बोला जा रहा है कि विषम को चुने, जो भिन्न है उनको आपको बोला है चुनने के लिए। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या करा, स्टाफ बेनिफिट फंड। दूसरा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तो इसका भिन्न हो जाएगा स्टाफ बेनिफिट फंड। स्टाफ बेनिफिट फंड को हम लोग बोलते हैं कर्मचारी लाभ निधि। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्मचारी लाभ निधि हो जाएगा इसका हिंदी। यानी ये हमारा भिन्न है।
और सब क्या है जो बी सी डी जो ऑप्शन है, बी है भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की आकस्मिकता निधि। सी हमारा है भारत की सार्वजनिक खाता बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को भारत का सार्वजनिक खाता। डी जो है ये बोला जाता है भारत की समेकित निधि, भारत की समेकित निधि। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्टाफ बेनिफिट फंड हमारा ये चारों में भिन्न है। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर, 84 बोला जा रहा फर्स्ट 2 डिजिट्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ अर्स्ट वाइल डिमांड नंबर 16 इज। देखिए टोटल 16 डिमांड था विलय से पहले, अथी अलग होने से पहले टोटल 16 था, 15 जो हमारा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से था अभी बताएं, और एक हमारा जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर से था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट जो 2 डिजिट है रेलवे डिमांड नंबर 16 में, जो टोटल डिमांड नंबर 16 में 6 अंकों का कोड होता है, उसमें प्रथम आपसे 2 डिजिट पूछ रहा है, वो क्या बताता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस को बताता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 84 का, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसका ध्यान से सुनिए, थोड़ा लिख लीजिए, पेन पेज है तो 84 का बता दे रहे हैं डिमांड नंबर 16 के बारे में डिटेल से। देखिए डिमांड नंबर 16 में 6 अंकों का कोड होता है, टोटल 6 अंकों का कोड होता है, 6 अंकों का कोड होता है डिमांड नंबर 16। ठीक, फर्स्ट डिजिट जो होते हैं, फर्स्ट 2 अक्षर जो होते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सोर्स ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, अभी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका मतलब है यह अल्फा न्यूमेरिक कोड का पहला भाग है, यह सोर्स ऑफ फाइनेंस को इंडिकेट करता है। 84 नंबर जो दूसरा भाग हमारा है वह 4 अक्षर का, उसे फर्स्ट 2 डिजिट हो गया, टोटल 6 अंक होता है। तो जो 4 डिजिट का जो बच गया, 4 डिजिट जो है लास्ट में 4 अक्षर, 4 डिजिट जो है उसे बोला जाता है सेकंड मॉड्यूल बोला जाता है, सेकंड मॉड्यूल बोला जाता है, सेकंड मॉड्यूल बोला जाता है 4 अक्षर को। यह दूसरा भाग है, यह एसेट एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिकेट करता है, कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। तो 84 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 85 नंबर क्या कह रहा है, 85 क्या कह रहा है देखिए, 85 बोला जा रहा है फर्स्ट 2 डिजिट्स इन रेवेन्यू क्लासिफिकेशन सोज। 85 बोला जा रहा है जो रेवेन्यू क्लासिफिकेशन का फर्स्ट 2 डिजिट क्या डिनोट करता है? तो अर्स्ट वाइल डिमांड नंबर को इंडिकेट करता है। और लास्ट 2 डिजिट किसे इंडिकेट करता है? तो एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है। लास्ट 2 डिजिट अगर बात किया जाए तो एक्सपेंडिचर का, इसमें टोटल 8 डिजिट होते हैं रेवेन्यू क्लासिफिकेशन में, और कैपिटल क्लासिफिकेशन में भी टोटल 8 डिजिट होते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ पूछा जा रहा था रेवेन्यू क्लासिफिकेशन का पहला जो 2 डिजिट है किसको इंडिकेट करता है? तो अर्स्ट वाइल डिमांड नंबर को इंडिकेट करता है। अगर पूछा जाए कि रेवेन्यू क्लासिफिकेशन में टोटल कितने डिजिट होते हैं, क्लासिफिकेशन में टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो 8 होते हैं। अब कैपिटल क्लासिफिकेशन में टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो इसमें भी 8 होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट 2 डिजिट हमारा किसको इंडिकेट करता है? एक्सपेंडिचर को, ये भी नोट कर लीजिए। लास्ट 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट हमसे पूछा गया, लास्ट 2 डिजिट एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है, एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है, एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है। और फर्स्ट 2 डिजिट हमारा अर्स्ट वाइल डिमांड नंबर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, 86 क्या पूछा जा रहा है देखिए, 86 ही तो पूछा अभी बताया ना, 86। हाँ 87 देखिए, टोटल डिजिट इन रेवेन्यू क्लासिफिकेशन एलोकेशन आर। टोटल डिजिट कितने होते हैं रेवेन्यू क्लासिफिकेशन में? आप खुद बता सकते हैं, अभी ही बताएं, टोटल 8 होते हैं। 88 बोला जा रहा है टोटल डिजिट इन कैपिटल क्लासिफिकेशन, कैपिटल में क्या होते हैं? उसमें भी 8 डिजिट होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन अभी बन गया तुरंत, 88 तक हो गया। अब 89 देखिए, 89 क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ द रिवाइज्ड एंड बजट एस्टिमेट शुड कमेंस्ड एट द डैश लेवल। 89 कहा जा रहा है संशोधित और बजट अनुमानों की तैयारी जमीनी स्तर पर शुरू होनी चाहिए, अर्थात डिवीजन स्टोर, डिपो कार्यशाला या आदि स्तर पर होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 का? ऑप्शन सी, ग्रास रूट का मतलब हो गया डिवीजन, स्टोर, डिपो, वर्कशॉप, ईटीसी। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी संशोधित और बजट अनुमानों की तैयारी जमीनी स्तर पर शुरू होनी चाहिए, इसका मतलब है डिवीजन स्टोर, डिपो
वर्कशॉप आदि स्तर पर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जिसे बोला जाता है PFA, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अकाउंट डिपार्टमेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PFA। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स बजट इज, इस ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसके टुवार्ड्स होता है? बजट के प्रति लेखा विभाग जिम्मेदारी किसके प्रति होता है? कंपिलेशन एंड स्क्रूटनी। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बोला जाता है संकलन और जांच, हिंदी में बोला जाता है संकलन और जांच। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स बजट इज कंपिलेशन एंड स्क्रूटनी। नेक्स्ट देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, टाइम इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ नीड ऑफ रिकूपमेंट टू द फिजिकल रिसीप्ट ऑफ मटेरियल इज टर्म एज। 91 बोला जा रहा है कि प्रतिपूर्ति आवश्यकता के की प्राप्ति की तिथि से लेकर सामग्री की भौतिक प्राप्ति तक के समय को क्या कहा जाता है? तो लीड टाइम कहा जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, लीड टाइम। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर, 92 बोला जा रहा है स्टॉक विच प्रोवाइड फॉर एन इमरजेंसी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द सप्लायर एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्लक्चुएशन इन कंजम्पशन इज नोन एज। वह स्टॉक जो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चूक की स्थिति में आपातकालीन स्थिति के लिए प्रावधान करता है तथा उपभोग के उतार चढ़ाव का भी ध्यान रखता है, उसे बफर स्टॉक कहते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, 93 बोला जा रहा आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज ऑर्डर्स आर टर्म एज। 93 बोला जा रहा है सभी लाइव क्रय आदेशों के विरुद्ध बकाया मात्रा को आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज, बकाया मात्रा को आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी, इसे कवर्ड ड्यूज कहा जाता है, कवर्ड ड्यूज। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 93 का। सभी लाइव क्रय आदेशों के विरुद्ध बकाया मात्रा को कवर्ड ड्यूज कहा जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर देखिए, जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी का सबसे पहले कमेंट करके बताइए इसका पूरा नाम क्या होता है? जीएसटी का कमेंट करके बताइए। इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम होता है। हम बता दिए, फिर भी आप बता दीजिएगा कमेंट करके क्या होता है। कमेंट जरूर कीजिए, उससे पता चलेगा हमारा वीडियो कौन कौन देख रहे हैं, कौन एक्टिव है, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो जीएसटी का कमेंट करके बताइए पूरा नाम क्या होता है। तो जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा 94 का। बेसिक कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस फॉरवर्डिंग चार्ज प्लस फ्रीट चार्ज, इसका मतलब हो गया बेसिक कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस फॉरवर्डिंग चार्ज प्लस फ्रेट चार्ज। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 95 देखिए, द डिटेलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट। 95 बोला जा रहा है द डिटेलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर इज कंटेंट इन। 95 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बजट आवंटन का विस्तृत वितरण पिंक बुक में निहित है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही वीवीआई है प्रश्न। द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव इज कंटेंट इन। बजट आवंटन का विस्तृत वितरण पिंक बुक में निहित है। पिंक बुक में क्या क्या होता है? रेलवे वाइज वर्क्स, मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम उसमें निहित होता है। नेक्स्ट देखिए 96 नंबर, 96 बोला जा रहा है ऑफर रिसीव आफ्टर क्लोजिंग ऑफ टेंडर बॉक्स बट बिफोर ओपनिंग ऑफ टेंडर्स आर कॉल्ड। टेंडर बॉक्स बंद होने के बाद लेकिन टेंडर बॉक्स खुलने से पहले प्राप्त प्रस्ताव को क्या बोला जाता है? डीलेड टेंडर कहा जाता है, डीलेड। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 97 नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट्स इन एनी प्राइस लिस्ट नंबर रिप्रेजेंट। प्राइस लिस्ट को शॉर्ट में पीएल नंबर बोलते हैं। बहुत ही ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पीएल नंबर जिसको प्राइस लिस्ट नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है आपसे पूछ रहा है, तो ये ग्रुप नंबर को डिनोट करता है। 97 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रुप नंबर। देखिए ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं पीएल नंबर के बारे में। देखिए 97 में बोला जा रहा है पीएल नंबर जिसे प्राइस लिस्ट नंबर, इसमें टोटल 8 डिजिट होते हैं, टोटल 8 डिजिट होते हैं। जो फर्स्ट 2 डिजिट है, फर्स्ट 2 डिजिट ग्रुप नंबर को डिनोट करता है। अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट 2 डिजिट किसको डिनोट करता है, तो ग्रुप नंबर को डिनोट करता है।
फिर आपसे पूछेगा कि अगला 2 अंक यानी नेक्स्ट 2 डिजिट जो है सब ग्रुप को डिनोट करता है, सब ग्रुप ऑफ नंबर को डिनोट करता है। नेक्स्ट 3 डिजिट यानी अगले 3 अंक, नेक्स्ट 3 डिजिट आइटम सीरियल नंबर को डिनोट करता है, आइटम का सीरियल नंबर को डिनोट करता है। नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइटम सीरियल नंबर को डिनोट करता है और लास्ट जो डिजिट बनता है, अंक जो बनता है, वो चेक डिजिट को डिनोट करता है। लास्ट वाला भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, लास्ट और शुरू वाला पूछा जा चुका है। लास्ट डिजिट जो हमारा प्राइस लिस्ट का होता है वो किसको डिनोट करता है? चेक डिजिट को डिनोट करता है, चेक डिजिट को डिनोट करता है। नोट डाउन कर लिए होंगे आशा है। अब इसे हटाते हैं तो हमारा 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट ग्रुप नंबर को। चलिए 98 नंबर देखिए, आप लोग लास्ट तक बने हैं इसके लिए थैंक यू। 98 हो गया। 110 तक है क्वेश्चन। करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ बीएल इन फील्ड ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि बीएल एक कानूनी दस्तावेज है जो माल के ट्रांसपोर्ट द्वारा निर्यात को जारी किया जाता है, बीएल। तो बीएल का पूरा नाम आपसे पूछ रहा था, क्या होगा? तो बीएल का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा 98 का? ऑप्शन बी शायद होगा, ऑप्शन बी कंफर्म। 98 का ऑप्शन बी ही होगा, बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग बोला जाता है एक कानूनी दस्तावेज है जो माल के ट्रांसपोर्टर द्वारा निर्यात को जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर क्वेश्चन। इंडियन रेलवे स्टोर्स कोड इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स। पूछा जा रहा है कि इंडियन रेलवे स्टोर्स में टोटल कितने वॉल्यूम्स होते हैं? तो वॉल्यूम्स कितने होते हैं? तो 2 वॉल्यूम्स होते हैं। 99 का ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 2 वॉल्यूम्स होते हैं। वॉल्यूम 1 में कितने चैप्टर्स हैं? तो वॉल्यूम 1 में लिख लीजिए, वॉल्यूम 1 में हमारा वॉल्यूम 1 में कवर्स चैप्टर करता है 1 to 11 स्टोर्स कोड को चैप्टर करता है, 1 से 11 तक, 1 से 11 तक कवर करता है। वॉल्यूम 2 में हमारा जो कवर होता है 12 से 33 तक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में, इसलिए इससे रिलेटेड जो था हमने बता दिया। इस क्वेश्चन में पूछा गया था इंडियन रेलवे स्टोर्स कोड इन हाउ मेनी वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम होते हैं, 1 वॉल्यूम में 1 से 11 तक और वॉल्यूम 2 में 12 से 33 तक कवर चैप्टर्स किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 बोला जा रहा है when the firms are selected and tender inquiry is sent to them it is a case of। आपसे पूछा जा रहा है कि जब फर्मों का चयन किया जाता है और उन्हें निविदा जांच भेजी जाती है तो यह लिमिटेड टेंडर का केस होता है, लिमिटेड टेंडर। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये राजभाषा से रिलेटेड प्रश्न है 10 गो। ये ऑप्शनल है एग्जाम में। अगर आप उधर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो इधर बनाने की जरूरत आपको नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन उधर नहीं आ रहा है तो आप 10 क्वेश्चन राजभाषा से अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर किसी को भी राजभाषा से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पर, वहाँ वीडियो बहुत सारा आ चुका है। आप जाइए मेरे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट पर बहुत सारे वीडियो है आपके लिए। तो राजभाषा से देखिए 101 नंबर क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन विल बी हिंदी एंड स्क्रिप्ट विल बी देवनागरी होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 102 नंबर देखिए, व्हिच सब कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट रेलवे ऑफिस। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेलवे कार्यालयों की निरीक्षण करती है? तो सेकंड सब कमिटी करती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर देखिए, इन व्हिच ईयर वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1963 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगर इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि 1963 में तो पारित किया गया, मगर 1967 में, लिख लीजिए 1967 में इसे संशोधित किया गया था। 1967 में इसे पास किया गया 63 में और 67 में संशोधित किया गया। ठीक, यह संशोधन 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग जारी रहे, इसलिए संशोधन किया गया था। नेक्स्ट देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिन्हें ज़रूरत हो। 104 नंबर देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट सम डॉक्यूमेंट्स
सम डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरली प्रिपेयर्ड इशूड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 104 बोला जा रहा है राजभाषा अधिनियम की किस धारा के तहत कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कर जारी किए जाते हैं। तो धारा 33 ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 105 बोला जा रहा है हु इम्पावर्ड टू मेक रूल्स टू इम्प्लीमेंट द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। राजभाषा अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, केंद्र सरकार जिसे बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य पर आधिकारिक भाषा नियम लागू नहीं होते हैं? तो तमिलनाडु पर। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर देखिए विथ ए व्यू ऑफ इम्प्लीमेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हाउ मेनी रीजन्स हैव बीन क्लासिफाइड इन इंडिया अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत में कितने क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है? तो 3 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्षेत्र कौन कौन है लिख लीजिए, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, जिसे क्षेत्र क, ख और ग में बांटा गया है। अगर इसका डिटेल वीडियो आप चाहिए तो शॉर्ट वीडियो भी है, इस पर एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो हम बनाए हैं। और डीपली पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट पर हिंदी का वीडियो जाइए, शॉर्ट वीडियो भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम बना रखे हैं। तो 107 का डिटेल में जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट पर। रीजन ए में कौन कौन आते हैं, रीजन बी में कौन कौन आते हैं, रीजन सी में कौन कौन आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। केंद्रीय पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं। 108 बोला जा रहा है व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 108 का। ऑप्शन बी द राइट आंसर। 109 देखिए क्या कहा जा रहा है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्ट हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। संविधान सभा में ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 110 क्या कह रहा है हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो फार। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो अब तक 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन कौन 22 भाषाओं हैं इसके बारे में फुल डिटेल में वीडियो है हिंदी का स्पेशल प्लेलिस्ट पर, आप जाकर देखिए 22 भाषा कौन कौन सा है और कब स्टार्टिंग में कितना भाषा था। स्टार्टिंग में 14 भाषा था, उसके बाद कुछ और भाषा का जोड़ा गया, टोटल मिलाकर 22 भाषा अभी तक हो चुका है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो प्रारंभ में 14 थी, बाद में 3 जोड़ा गया, बाद में 2 जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर 22 भाषा हो गया है। तो ये वीडियो समाप्त होता है। टोटल 110 क्वेश्चन था। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का AEE जिसे बोलते हैं, ग्रुप बी पोस्ट का है ये क्वेश्चन। बहुत ही क्वेश्चन आसान भी है, कुछ घुमाया गया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं जेई का लेवल, SSC का लेवल और ग्रुप बी। जेई SSC तो ग्रुप सी लेवल में आता है। अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। हम हर कमेंट को आपको जवाब देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।